वेलकम स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आपका स्वागत है। और डेली प्रैक्टिस पेपर की हमारी सीरीज में आज अपन देखेंगे जो भूगोल के अपन ने पेपर स्टार्ट किया था राजस्थान भूगोल से रिलेटेड। तो उस सिलेबस का पार्ट एक से लेकर 100 तक के क्वेश्चन अपन ने पिछले 2 वीडियोस में देख लिए थे। आज अपन देखेंगे 101 से लेके 150 तक के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय अपवाह क्रम का भाग नहीं है? क्वेश्चन का समझना, इसने पूछा है कि कौन सा अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। कौन से अपवाह तंत्र का? अरब सागरीय अपवाह तंत्र का। अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई अब अरब सागरीय अपवाह तंत्र क्या है। तो राजस्थान के स्थल पे बहने वाली नदियों को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये अपना राजस्थान है, मान लो 3 भागों में। कैसे? पहला आता है अंतःस्थलीय पर्वत तंत्र। अंतःस्थलीय पर्वत तंत्र होता है जब कोई नदी स्थल से स्टार्ट होकर स्थल में ही खत्म हो जाए, जैसे कि घग्गर नदी। ठीक है, तो घग्गर नदी अंतःस्थलीय पर्वत तंत्र में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद है, अगर आप देखोगे तो राजस्थान के पश्चिम में, ठीक है, किधर? पश्चिम में, यहाँ पे है गुजरात के नीचे अरब सागर। ठीक है, अरब सागर है। तो जो भी नदी उद्गम होकर अरब सागर में जाके गिरती है उसको कहेंगे अपन, पार्ट मानेंगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र का। उसके बाद इधर अगर आप देखोगे तो इंडिया के मैप की बात करें कर अपन इन जनरल, ठीक है, तो यहाँ पे अपनी बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो अगर कोई नदी यहां से बह के बंगाल की नदी की अपवाह तंत्र का भाग बने तो वो होगी बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र वाली नदियां, जैसे कि आपकी बनास, चंबल, ये सब कौन से की है? बंगाल की खाड़ी की। चलो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो इसने पूछा कि भाई निम्न में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? अच्छा, ऑप्शन देखो, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और गंभीर। तो अगर आपने राजस्थान की नदियां ध्यान से पढ़ी है तो आपका इसको इतना दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जो गंभीरी नदी है आपकी, इसका सही उत्तर हो जाएगा गंभीरी नदी। ये आपकी अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। कैसे? गंभीरी नदी सहायक नदी है बेडच की, जिसको आयड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसके किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? आहड़ की। फिर बेडच है आपकी बनास की। किसकी? बेडच किसकी सहायक नदी है? बनास में जाके मिल जाती है, और बनास आपकी जाके मिल जाती है फिर चंबल में। ठीक है, तो इस तरीके से चंबल आके जाके आपको पता है यमुना में, और यमुना आगे जाके मिल जाती है गंगा में, और गंगा जाके गिरती है कहां पे? अरब की खाड़ी में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरीके से जो आपकी गंभीरी नदी है वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपको सारी सहायक नदी, उनकी उप सहायक नदी या द्वितीय सहायक नदी, उनका पूरा अपवाह तंत्र पता होना चाहिए ना। तो जब भी आप किसी नदी को स्टडी करो तो प्लीज उसके उद्गम स्थल से लेके जो उसका मुहाना है, जहां जाके वो गिर रही है, एस्चुरी बना रही है, नदमुख, या फिर डेल्टा बना रही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का जल विभाजक किसे कहा जाता है? वाटर डिवाइड जो है राजस्थान का, निम्न में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्यन, ऑप्शन सी हाड़ौती, एंड ऑप्शन डी पूर्वी पठार। इंग्लिश में देख लेते हैं। द वाटर शेड ऑफ या वाटर डिवाइड ऑफ राजस्थान इज अरावली, विंध्यन, हाड़ौती और ईस्टर्न प्लेट्यू। तो सिंपल सा है वैसे तो। आपकी जो अरावली है पर्वतमाला, वो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी से लेके उत्तरी पूर्वी किनारे तक आर पार है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला किसका काम करती है? वाटरशेड का काम करती है। वाटरशेड क्या होता है? देखो, कोई भी पर्वत, ठीक है, XYZ, कोई भी पर्वत, उसमें क्या होता है? मान लो बीच में एक पीक होता है। कोई भी पर्वत अगर आप देखोगे तो बीच में से ऊंचा और दोनों साइड से ढलान होता है। ठीक है, एक जगह मंद और एक जगह तीव्र हो सकता है। जब बारिश आती है तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिलके, ठीक है, दोनों तरफ अलग अलग जलधाराओं का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं अपन वाटर डिवाइडेड वाटर शेड। ओके, ठीक है। अरावली का एक और खास बात क्या है कि जो थार का मरुस्थल है इसके पश्चिम में, उसके पूर्वी विस्तार को अरावली पर्वत रोकता है। कौन रोकता है? अरावली पर्वत। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माही नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, माही नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए अनास, ऑप्शन बी मोरेन, ऑप्शन सी सोम और ऑप्शन सी जोवाई।
अगर आप देखो वीडियो पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश करो, उसके बाद मैं बताता हूं। द क्वेश्चन इज विच रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ माही रिवर, ठीक है, विच रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ माही रिवर। तो जो आपकी अनास है, मोरेन है और सोम है, तीनों माही नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और इसने पूछा है नहीं है, तो कौन सी नहीं है? जवाई नदी। कौन सी? जवाई नदी। किसकी सहायक नदी नहीं है? माही की, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध किससे है? एक परियोजना है सुजलाम सुफलाम, ठीक है, तो इनमें से कौन से ऑप्शन से वो रिलेटेड है? ऑप्शन देखते हैं। सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन इज माही नदी को सफाई के लिए चलाया गया कार्यक्रम, प्रोग्राम लॉन्च टू क्लीन माही रिवर। उसके बाद खाद्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट फूड क्रॉप्स, या फिर रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो ये सुजलाम सुफलाम योजना है, वह माही नदी की सफाई से रिलेटेड एक परियोजना है। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पश्चिमी बनास नदी कहां जाकर मिलती है या गिरती है? ऑप्शन ए कच्छ के रण में, कच्छ की खाड़ी में, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो आपकी पश्चिमी बनास है वो कच्छ की खाड़ी में, गुजरात को देखोगे अगर आप, ठीक है, गुजरात का मैप देखना ध्यान से, यहाँ पे है आपकी गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, वहां पे जाके गिरती है आपकी पश्चिमी बनास। जो वेस्टर्न बनास है वो नदी यहाँ जाके गिरती है। तो ऑप्शन बी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेट्स फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डैम से रिलेटेड है। अजान बांध कहाँ स्थित है? द अजान बांध इज लोकेटेड एट, ऑप्शन आर भरतपुर, जयपुर, धौलपुर या फिर सीकर। तो आपको अगर पढ़ा हुआ है तो याद करने की कोशिश कीजिए, मैं बताता हूँ। सही उत्तर है इसका भरतपुर। जो अजान बांध है आपका वो कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में स्थित है। ओके, दूसरी बात, बांध से रिलेटेड एक स्कीम और गवर्नमेंट की ड्रिप, वो भी आप जरूर देख लेना। डैम रिहेबिलिटेशन जो प्रोजेक्ट है वो जरूर देखना। ड्रिप ये इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। किसके लिए? जैसे बांध टूट जाते हैं या वक्त के साथ उनका क्षरण हो जाता है या कमजोर हो जाते हैं, तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए ड्रिप प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, और अजान बांध कहाँ पे? भरतपुर में पेयजल सप्लाई के लिए ये बनाया गया है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? आरपीएससी हो गया, अपना एसएसबी हो गया, बोर्ड हो गया, लगभग कुछ मतलब बहुत बार देखा है मैंने क्वेश्चन, बहुत रिपीट होता है। तो आप प्लीज ध्यान रखना कि जो सोन कमला अंबा सिंचाई परियोजना है, सारी सिंचाई परियोजनाएं अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो इसमें आ गया ऑप्शन आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट द सोम कमला अंबा इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? डूंगरपुर। जो डूंगरपुर जिला है राजस्थान का, दक्षिणी भाग में है, वहां पे स्थित है आपकी सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इजी पीजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन का मोटो मैन ये नहीं है कि ये कितना हार्ड है या इजी है। क्वेश्चन का मेन मोटो होता है कि आपको ये बताना कि जब आप पढ़ रहे हो राजस्थान ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आपको दिमाग में कौन से एस्पेक्ट्स ध्यान में लेते हुए चलना है। तो ऐसे मत सोचा करो कि अरे ये तो मेरे को आता है। बहुत बार क्या होता है एग्जाम में और कॉन्फिडेंस के कारण ही आप लोग क्वेश्चन गलत कर देते हो, ठीक है। तो ऑप्शन आर बनास, काली सिंध, पार्वती या परवन। ओके, हालांकि ये देखो इसका उत्तर हो जाएगा बनास नदी, क्योंकि अपने राजस्थान की अगर पूर्ण बहाव की दृष्टि से देखें तो बनास नदी सबसे लंबी नदी है, लगभग 500-550 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, ठीक है। तो बनास नदी चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हैंगिंग ब्रिज लोकेटेड? हैंगिंग ब्रिज कहां पर स्थित है? ऑप्शन आर कोटा, झालावाड़, बूंदी एंड सीकर।
तो ये कोटा में है आपका हैंगिंग ब्रिज, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपने पढ़ा हुआ होगा, करंट में भी था ये, ठीक है, और एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। हैंगिंग ब्रिज कोटा में स्थित है। सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन कौन सी नदी करती है? अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा अवनालिका गुली इरोजन कौन सी नदी करती है? ऑप्शन आर माही, चंबल, बनास या लूनी। ठीक है, तो ये जो आपका अवनालिका अपरदन है, ये आपको धौलपुर साइड, करौली, उधर जो बीहड़ होते हैं, ठीक है, कौन सी नदी में पाए जाते हैं? ये ऐसे भी पूछ लेता है कि बीहड़ कौन सी नदी के बेसिन में पाई जाते हैं, तो ये है आपकी चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन करती है, सॉरी। और इसका जो बेसिन है वहां पे आपको एकदम उत्खात, ऊंचे नीचे टीलों वाली आकृति पाए देखने को मिलेगी, जिसको अपन कहते हैं बीहड़। और कौन सी नदी? चंबल। तो ये याद रखना आप, ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उद्गम से रिलेटेड है, ओरिजिन से रिलेटेड है कि भाई बनास नदी कहां से निकलती है? बनास नदी कहां से निकलती है, उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन ए गोगुंदा की पहाड़ियों से, ऑप्शन बी खमनोर की पहाड़ियों से, ऑप्शन सी जनापाव और ऑप्शन डी बीजक। ठीक है, तो नदियां पड़ी है तो आपको पता है कि बनास की नदी निकलती है उदयपुर में खमनोर की पहाड़ियों से। कहां से? खमनोर की पहाड़ियों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। और मैंने अभी बताया था आगे जाके किस में मिलती है बनास? चंबल में। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? अभी पीछे अपन ने एक क्वेश्चन देखा था कि चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, तो अपन ने कौन सा देखा था? उसका आंसर था बनास। अब पूछ लिया भाई बनास की भी सबसे लंबी सहायक नदी बता दो, तो ऑप्शन आर मानसी, मोरेल, खारी और कोठारी। कौन कौन सी? मानसी, मोरेल, खारी और कोठारी। तो जो बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है वो हो जाती है आपकी खारी नदी। अच्छा देखो, राजस्थान में खारी नदियां भी दो है, एक आपकी लूनी नदी की सहायक नदी है, ठीक है, वो भी ध्यान रखना, वो अलग है। ओके, और एक आपकी बनास नदी की सहायक नदी है। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहां कोई भी नदी नहीं पाई जाती? अगेन ए क्वेश्चन विच इज आस्क्ड मल्टीपल टाइम, काफी सारी एग्जाम्स में आ चुका है। ऑप्शंस देखते हैं, जालोर, जैसलमेर, बीकानेर या करौली। तो आपका जो बीकानेर और चूरू जिला है, ठीक है, बीकानेर और चूरू जिला है, वहां पे कोई भी नदी नहीं बहती है इन दो जिलों में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बीकानेर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मंथा नदी किस झील में आकर गिरती है? एक नदी है मंथा या मैथा, वो कौन सी झील में आके गिरती है? ठीक है, ऑप्शन आर पंचभद्रा, ये बाड़मेर की झील है, पता है अपन को, सांभर, पूचामन या ताल छापर। ताल छापर चूरू में है, जो किसके लिए फेमस है? काले हिरणों के लिए, ब्लैक बक के लिए फेमस है। ओके, अच्छा, ऑप्शन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। मंथा नदी जो है आपकी, अच्छा देखो, जयपुर के पास में एक झील है खारे पानी की, लवणीय झील, जिसका नाम है सांबर। तो पहले तो मैं बता दूं, उसका सही उत्तर हो जाएगा सांबर। मंथा नदी जो है आपकी सांबर में आके गिरती है। इसके अलावा बीच में और नदी आके गिरती है, जिनमें मैं नाम बता दूं, रूपनगढ़, ठीक है, खंडेला, जैसे आपकी ये हो गई बीच में सांबर झील, तो इसमें रूपनगढ़, खंडेला और मंथा और खारी। सांबर झील इंपोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि आपके जो रामसर कन्वेंशन की साइड से है, रामसर कन्वेंशन क्या है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से रिलेटेड एक सम्मेलन है, ईरान में 1971 में ये आया था अस्तित्व में। इंडिया ने 1982 में साइन किया गया था, और 1990 में इंडिया राजस्थान की दो साइट्स, कौन कौन सी? सांबर और भरतपुर का केवलादेव। ठीक है, ये दोनों इसमें शामिल किए गए। केवलादेव इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मोन्टेक्सू रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा ध्यान से सुनना। राजस्थान का एनवायरमेंट का पार्ट बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो सांबर झील इज द राइट आंसर। मंथा नदी आके गिरती है सांबर झील में, और ये रामसर आर्द्र भूमि का भी पार्ट है। ठीक है, याद रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रीजन टू अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान? ऑप्शन आर अरावली की दिशा, कि भाई अरावली पर्वतमाला उसकी दिशा क्या है? तो सबको पता है क्या है,
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। महाद्वीपीयता, कंटिनेंटलिटी, कि भाई कितना दूर है सागर से, स्थल कितना पाया जाता है, क्या समुद्र से बॉर्डर टच होता है, नदियां कितनी पाई जाती है। और तीसरी है कर्क रेखा की स्थिति। एंड फोर्थ ऑप्शन आर उपरोक्त सभी। तो जलवायु की दशा का निर्धारण करने में आपके तीनों ऑप्शन, अरावली की दिशा, महाद्वीपीयता और कर्क रेखा की स्थिति, सारे इंपोर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं। उसके अलावा कैसे हो जाते हैं, देखो अरावली की दिशा तो इसलिए कि जो मानसून आता है, आपके मानसूनी पवने आती है, वो इनके पैरेलल बह के आगे निकल जाती है, ठीक है। तो इससे अपने कम वर्षा होती है, तो भाई जलवायु को तो प्रभावित कर रहा है ना ये कारक, तो ऑप्शन ये सही हो गया। फिर बात करें कंटिनेंटलिज्म, तो देखो कोई भी स्थान समुद्र से कितना दूर है और वहां पे वाटर बॉडीज कितनी है, ये सब डिपेंड करता है वहां पे वर्षा कैसी होगी, जलवायु कैसी होगी, तो ये सही हो गया। देन आते हैं कर्क रेखा की स्थिति, द लोकेशन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सबको पता है राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, जिसको क्या कहते हैं अपन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो ये कैसे प्रभावित करता है जलवायु को, तो भाई जो सूर्य है वो कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच में ही मूव करता है, ठीक है, इसके पार नहीं जाता। तो राजस्थान का जो मैक्सिमम पार्ट है वैसे कौन से इलाके में जाता है, शीतोष्ण में। सोचो अगर राजस्थान थोड़ा और नीचे होता, गुजरात के यहाँ पे, तो गर्मी अपने यहाँ और भी ज्यादा पड़ती, ओके ठीक है। इसलिए अपन ने जब पिछली बार एक क्वेश्चन देखा था कि भाई सूर्य की किरणें राजस्थान में कहाँ सबसे तिरछी पड़ती है, तो वो था गंगानगर आपस, क्योंकि गंगानगर कहाँ है, नॉर्थ में है, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ओके सारे कारक। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर BWHW प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित है। तो अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट देखा है, 3 जनों ने किया था, कोपेन, त्रिवार्था और एक और थे, उनका नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो उन तीनों ने जब ये किया तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का यूज किया, ठीक है। जब उन्होंने इनका अक्षर को, तो इनका खुद का एक अलग अलग स्पेसिफिक मीनिंग है, ठीक है। तो पहले अकेडमी के चैनल पे ज्योग्राफी की मैराथन क्लास में जाना, वहां पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर BWHW प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित है। ऑप्शन आर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, सीकर, या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो मैं आपको मैप बता ही देता हूं, आप खुद बताना फिर। यह है मान लो आपका राजस्थान का मैप, ओके। तो कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर ये जो आपका यहाँ पे दक्षिणी भाग है, ये आता है AW, ठीक है, AW कहा उसने उसको। उसने जो पूर्वी मैदानी भाग था उसको नाम दिया CWG, ठीक है। क्या नाम दिया इसमें, CWG, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट था इसको उसने कहा BSHW, और जो वेस्टर्न मोस्ट सबसे पश्चिमी वाला भाग था, जहां शुष्क परिस्थितियां ज्यादा है, मरुस्थल वाली परिस्थिति है, उसको उसने कहा BWHW। तो निम्न में से इनमें से कौन से जिले इस BWHW में आ रहे हैं पश्चिमी भाग में, तो ऑप्शन है आपका बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आ रहा है इसमें। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आपका BWHW में आता है कोपेन के हिसाब से, ओके ठीक है, इजी, ओके आगे चलते हैं। अल्फी सोल्स कौन सी मृदा है, ठीक है, विच सोइल इज अल्फी सोइल। ऑप्शन ए शुष्क मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी आर्द्र और ऑप्शन डी काली। तो भाई जो अल्फी सोल्स होती है ना, वो मृदा वो होती है जो नदियां अपने साथ बहा के लाती है अवसाद, और उस अवसाद के जमा होने से जिस मृदा का मैदानी इलाकों में निर्माण होता है वो होती है आपकी अल्फी सोल्स। अच्छा मुझे ये बताओ राजस्थान के कौन से पार्ट में अल्फी सोल पाई जाती है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये जो जयपुर के आसपास वाला पूर्वी रीजन है, मैदानी प्रदेश, इसमें पाई जाती है आपकी अल्फी सोल, और ये होती है जलोढ़ मृदा। अभी अभी मैंने बताया कौन सी मृदा होती है, जलोढ़ मृदा। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करोगे आप इधर कोटा, झालावाड़ ये वाले रीजन की, तो यहाँ पे काली मृदा ज्यादा देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। कौन सी मृदा, काली मृदा, ओके। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आर जयपुर, सीकर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, करौली, धौलपुर
और जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। आरएएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि शुष्क सागवान के वन निम्न में से कौन सी जगह पे पाए जाते हैं। तो देखो इनके लिए थोड़ी अच्छी खासी बारिश की आवश्यकता होती है, जहां थोड़ी अच्छी खासी बारिश होती है वहां होते हैं आपके शुष्क सागवान के वन। उसके अलावा थोड़ा पहाड़ी इलाका होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरे ही पहाड़ हो लेकिन हल्के फुल्के। तो निम्न में से इनमें देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान के दक्षिणी पार्ट में आते हैं, यहाँ बारिश भी अच्छी होती है और यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है उनमें शुष्क सागवान के वन काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, इससे मुझे याद आया, आप जो राजस्थान की वन रिपोर्ट है वो जरूर पढ़ लें, ठीक है, जो लेटेस्ट है ये अभी 2023 में, वो जरूर पढ़ना। ओके, कौन जारी करता है उसको? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून, जरूर देखना उसको, है ना। बाई एनियल होती है, 2 सालों में एक बार आती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? एडमिनिस्ट्रेटिवली द फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? ऑप्शंस आर 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर आपने, इसीलिए मैंने अभी कहा कि भाई फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जरूर पढ़ना जो वन की आती है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितनी? 3। कौन कौन सी है मैं बता देता हूं, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, है ना, ठीक है। वापस से, पहला रिजर्व्ड या आरक्षित, ओके, प्रशासनिक दृष्टि से देख रहे अपन। दूसरा प्रोटेक्टेड या सुरक्षित, ठीक है, वनों का वर्गीकरण देख रहे हैं प्रशासन की दृष्टि से। तीसरा अनक्लासिफाइड या अनकैटेगराइज्ड या फिर अवर्गीकृत। कौन से? अवर्गीकृत। इनमें जो सबसे ज्यादा है वो है आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। कौन से हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो लगभग 56-57% के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, 56 पॉइंट समथिंग है, तो 56-57 पर लेके चलेंगे। आरक्षित वन आपका 36-37 के आसपास है, 36-37%, और ये वाला है आपका 6.5% के आसपास। ओके, तो आप जरूर याद रखना, क्रम भी ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। आरएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो सुरक्षित वन है प्रशासन की दृष्टि से उनका क्रमांक सबसे ज्यादा आ जाता है। उसके बाद रिजर्व्ड आते हैं आरक्षित वाले, सुरक्षित के बाद 36% के आसपास, और फिर अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत फॉरेस्ट जो कि 6.5% है। इसके अलावा भी कुछ फिगर्स बता देता हूं मैं आपको। जो लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान के 9.60%, कितना? 9.60, ठीक है, 9.60% पार्ट पे वन है। कितने? 9.60%। पहले ये 9.57 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 9.60%, जो कि इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का है लगभग 4.23%, ठीक है। ये राजस्थान के पर्सपेक्टिव में, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में, 2 फिगर तो हो गए। तीसरा, राजस्थान की वन नीति कब आई थी? तो मैं ये आपको बता देता हूँ, राजस्थान की वन नीति आई थी 17 फरवरी 2010 को। कब आई थी? 17 फरवरी 2000। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 17 फरवरी 2010 को राजस्थान की वन नीति आई। अगर पिछले लेक्चर में मैंने बताया था सबसे पहले राजस्थान में कौन सी रियासत ने वनों से रिलेटेड नियम बनाए थे, तो वो थी आपकी जोधपुर रियासत। कौन सी थी? जोधपुर रियासत। और उसके बाद बनाए थे अलवर रियासत ने शिकार संबंधी नियम, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। सामाजिक वानिकी परियोजना किसकी सहायता से चलाई गई? जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट है, निम्न में से किसकी सहायता से चलाया गया? वर्ल्ड बैंक, जापान की ओईसीएफ, यूनिसेफ या डब्ल्यूएचओ, ठीक है, वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूएचओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम है वो चलाई गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु की प्रजातियों से किस्मों से रिलेटेड क्वेश्चन है। कांकरोली किस पशु की किस्म है? कांकरोली जो है वो कौन से पशु की किस्म है? ऑप्शन आर गाय, भैंस, भेड़ और ऊंट। जब आप राजस्थान के पशुधन पढ़ोगे तो प्लीज आप इसको ध्यान देते हुए पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, सारी पशुओं की किस्म पढ़ना। ओके, इसका सही उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर जाएगा गाय। जो आपकी कांकरोली है एक गाय की प्रजाति है, गाय की नस्ल है। गाय की एक और होती है थार पारकर। कौन सी होती है? थार पारकर। एक होती है गिर, ठीक है, एक होती है मालवी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं एक बार। ओके
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से पशुओं की जो पशुधन है वहां से क्वेश्चन है कि भाई निम्न में से भेड़ की किस्म नहीं है या भेड़ की नस्ल नहीं है। ठीक है, किस्म नहीं, इसको नस्ल कर लेना। तो निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? ऑप्शन आर मगरा, पूगल, खेरी और मालवी। अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया कि मालवी किसकी नस्ल है? गाय की। तो ऑप्शन तो आपको पता चल गया। ठीक है, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी। इसके साथ क्या याद रखोगे कि मगरा, पूगल और खेरी किसकी नस्लें हैं? भेड़ की। ठीक है, किसकी नस्ल है? भेड़ की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पशुधन से। राज्य गोवंश प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित नहीं है? चार ऑप्शन में, उनमें से तीन पे स्थित है, एक में नहीं है। बस्सी, जयपुर, कुमेर, भरतपुर, फतेहपुर सीकर या डीग, डग, सॉरी डीग नहीं, डग, डीग भरतपुर में वो वाला नहीं है, ये डग है झालावाड़। तो मैं आपको बता दूं, बस्सी में गोवंश प्रजनन केंद्र है, कुमेर भरतपुर में है और डग झालावाड़ में है। फतेहपुर सीकर में आपका गोवंश प्रजनन केंद्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा फतेहपुर सीकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके ओके। रामदेव पशु मेला कहां भरता है? ऑप्शन आर नागौर, झालावाड़, भरतपुर या जैसलमेर। जो रामदेव पशु मेला है वो इनमें से कौन से स्थान पे भरता है? तो आप बताइए। ठीक है, कोशिश करिए रिमाइंड करने की। मैं बता देता हूँ, सही उत्तर हो जाएगा आपका नागौर। ठीक है, नागौर में माघ जो महीना आता है आपका हिंदू मंथ, कौन सा? माघ, उसका जो शुक्ल पक्ष होता है उसके फर्स्ट डे से, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में दोनों में 15-15 दिन होते हैं लगभग। तो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आती है या पड़वा जिसको बोलते हैं अपन, फर्स्ट से लेके पूर्णिमा तक, ठीक है, 15th डे तक आपका रामदेव पशु मेला नागौर में भरता है। कौन से महीने में? माघ के महीने में। ओके, चलो। गोपाल योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। एक योजना है वो सरकार की, गोपाल, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज गौशालाओं की उन्नत प्रजनन केंद्र में परिवर्तित करना। जो गौशाला है आपकी, कि भाई उनको अच्छा प्रजनन केंद्र बनाना है, ये इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं, मैं आंसर नहीं है ये पूछ रहा हूं आपसे। पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध करवाना, कि भाई उनको अच्छा खाना वाना मिले, क्या ये है? दुग्ध उत्पादकों के लिए एक संचालित बीमा योजना, कि भाई जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए बीमा योजना। तो इसका सही उत्तर है आपका जो पशुपालक है, ठीक है, जो पशुपालन करते हैं, गाय या भैंसे पालते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने से रिलेटेड है आपकी गोपाल योजना। ओके, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डेयरी विकास निगम, डेयरी डेवलपमेंट जो आपका था राजस्थान का, उसकी स्थापना कब की गई? ऑप्शन आर 1975, 78, 99 या 80। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1975 में जो डेयरी विकास निगम है उसकी स्थापना की गई थी। डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी स्थापना कब की गई? 1975 में। 1975 इज द राइट आंसर। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड है। ठीक है, तो ये तो आप आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर दोगे। देखो, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र या अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो ऑप्शन ए इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जहां पे अभी बाजरा और नहर के पहुंचने से अनार, इनकी खेती काफी अच्छी मात्रा में हो रही है। तो राजस्थान का जो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है वो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार कितना है? ऑप्शन आर 3.96 हेक्टेयर, 5.14 हेक्टेयर, 1.41 हेक्टेयर और 2.42 हेक्टेयर। तो जो कृषि जोतों का औसत आकार है राजस्थान में वो हो जाएगा आपका 2.42 हेक्टेयर। तो ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, ठीक है। सन 1895 में, इन 1895 में भारत का पहला लोको इंजन बनाया गया। कहां पे बनाया गया भाई? कोटा, भरतपुर, जयपुर या फिर अजमेर। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो कि वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट लोको इंजन मेड इन 1895? ऑप्शंस आर कोटा, ठीक है, भरतपुर, अजमेर, जयपुर या अजमेर।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1895 में भारत का जो पहला लोको इंजन बनाया गया वो बनाया गया था आपका अजमेर में। ठीक है, ओके, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फसल से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की फसल पकने की अवधि है, ठीक है, औसत अवधि जो कितनी होती है मक्का की फसल पकने की वो देख लेते हैं। 60 दिन, 80 दिन, 110 दिन या 40 दिन। तो देखो जो मक्का की फसल है उसको पकने उसके जो जलवायु है अच्छी फसल के लिए, उसमें देखो सबसे पहले तो आर्द्र दशाएं होनी चाहिए, या तो बारिश अच्छी हो या पानी की मात्रा वहां पे अच्छी हो सिंचाई के लिए। दूसरा, तापमान जो वो आपका 25-30 डिग्री के आसपास होना चाहिए, और उसको पकने के लिए लगभग 110 दिन चाहिए होते हैं। कितने? 110 दिन, 3 से 4 महीने के बीच में। तो ऑप्शन सी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 110 दिन के अंदर औसत मक्का की फसल पक जाती है। तृतीयक कल्प जो टर्शियरी आपका काल था उसके शेल समूह, चट्टानी समूह कहां पे विद्यमान है? शेल का मतलब होता है चट्टानी। ऑप्शन आर बीकानेर, बाड़मेर, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर या हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। तो देखो अगर मान लो आपको पता नहीं भी है कि भाई उत्तर क्या है, लेकिन टर्शियरी कल्प अगर आपने कहीं पढ़ रखा है तो अपने यहाँ जो कोयला है, ओके, राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वो मैक्सिमम कब डेवलप हुआ था? टर्शियरी कल्प में डेवलप हुआ था। और कहाँ पाया जाता है राजस्थान में कोयला मैक्सिमम? बीकानेर और बाड़मेर वाले क्षेत्र में। कहाँ पे? बीकानेर और बाड़मेर वाले क्षेत्र में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका बीकानेर एंड बाड़मेर में जो चट्टाने हैं वो आपकी टर्शियरी कल्प की है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, देखो कई बार क्वेश्चन का आंसर ना भी बताओ ना तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, हालांकि सारे क्वेश्चन नहीं तो, लेकिन जो क्वेश्चन लॉजिकली सही हो सकते हैं उनको सही करने की कोशिश करें। अच्छा, किसने वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया है? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कोपेन, त्रिवार्ता और थॉर्नवेट, ये 3 वैज्ञानिक थे। इन्होंने राजस्थान की जलवायु को विभाजित किया, इन्होंने वर्ल्ड की जलवायु को भी विभाजित किया है। ठीक है, तो चलो इन्होंने यूज किसका किया था? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। तो ऑप्शन आर थॉर्नवेट, कोपेन, त्रिवार्ता या वो एक और दो, दोनों। तो जो आपका थॉर्नवेट और कोपेन थे, दोनों सर ने, इन दोनों महोदय ने यूज किया था वर्षा की मात्रा के आधार पे जलवायु का वर्गीकरण। त्रिवार्ता ने क्या किया कि भाई वर्षा की मात्रा के साथ साथ जलवायु और जो तापमान है, आर्द्रता और तापमान, उन फैक्टर्स को भी इसने काम में लिया था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो जाएगा आपका डी ऑप्शन, थॉर्नवेट और कोपेन। अब आते हैं आपके जनगणना से क्वेश्चन। जनगणना लास्ट टाइम 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण हो नहीं पाई। तो क्वेश्चन जो आएंगे पुरानी जनगणना से ही आएंगे, सिलेबस में भी है। तो क्वेश्चन देख लो, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ग्रामीण, ध्यान से देना क्या पूछा है, ग्रामीण जनसंख्या में, फिर वहां पे भी सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ऑप्शन आर राजसमंद, डूंगरपुर, पाली या टोंक। तो इसका सही हो जाएगा आपका पाली। पाली में जो है ग्रामीण जनसंख्या में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। ठीक है, आप एक बार जनगणना बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, ओके। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? ऑप्शन आर जयपुर, भरतपुर, दौसा, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, बारा और अजमेर, सीकर और झुंझुनू। अब फिर से देखो, मैंने अभी क्या कहा था आपको कि कई बार आपको आंसर पता नहीं होगा, लेकिन थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो क्वेश्चन सही हो सकता है। कैसे? देखना एक बार। भाई इसने क्या पूछा है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि भाई पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। तो मान लो कोई जिला बहुत बड़ा है और लोग कम रह रहे हैं, तो वह जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें देखो बड़े जिले कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर का, तीनों का क्षेत्रफल काफी ज्यादा है, लेकिन शुष्क दशाएं होने के कारण, रेगिस्तान होने के कारण यहाँ की जनसंख्या क्या है? यहाँ की जनसंख्या कम है, ग्रामीण और शहरी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी क्या हो जाएगा? कम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। सिंपल भाई, इनमें से तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, ओके। फिर आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? कि भाई वहां की जो टोटल जनसंख्या है उसका अगर अपन प्रतिशत निकाले शहरी और ग्रामीण में, किसमें? शहरी और ग्रामीण में। तो निम्न जिलों में से कौन से जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? जयपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और प्रतापगढ़।
सही उत्तर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। जो बांसवाड़ा जिला है उसकी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। ऐसे जो आपका कोटा जिला है उसकी शहरी जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा है। ओके ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन आर जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और जयपुर। कि भाई इन जिलों में से किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही थी 2001 से 11 के दौरान? ठीक है, वृद्धि दर का मतलब जो पिछली जनगणना हुई और जो फिर लेटेस्ट हुई 11 वाली, उनके बीच में जो वृद्धि दर रही सबसे ज्यादा किसकी अधिक रही? बाड़मेर की। ऑप्शन बी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, जनगणना अच्छे से पढ़ के जाना। बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है? तो 0 से 6, 0 to 6 ईयर्स वाले जो एज कैटेगरी के बच्चे हैं उनमें सेक्स रेशियो कम, न्यूनतम पूछा है, कम पूछा है, तो कहां पे? ऑप्शन आर झुंझुनू, सीकर, चूरू और जयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका झुंझुनू। झुंझुनू में जो है बाल लिंगानुपात, इसको क्या कहते हैं? बाल लिंगानुपात सबसे कम है। ओके, तो इसका सही उत्तर आपका ए झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षरता की दृष्टि से, लिटरेसी की दृष्टि से राजस्थान का देश में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा स्थान था? तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था हालांकि। ऑप्शन इज 11, 26, 23 या 15। द राइट आंसर इज 26। 26वां स्थान था राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, इंडिया में 26वें नंबर का राज्य था। ओके चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा रेलवे का पहला इंजीनियरिंग सुपरवाइजरी ट्रेनिंग सेंटर कहां खोला गया है? तो ऑप्शन आर कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर। Where has been the first engineering supervisory training center of railway has been opened by West Central Railway? Options are कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है करंट अफेयर्स या जो लास्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स थे, तो इसका उत्तर रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि भाई जो पश्चिमी मध्य रेलवे है जबलपुर, उसने ये ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे खोला है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कोटा। कोटा में जो है ये आपका इंजीनियरिंग सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर है। क्या नाम है इसका? इंजीनियरिंग सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर। कहाँ खोला गया? कोटा। किसके द्वारा? जो आपका पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर है, ठीक है, उसके द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र विकास कार्यक्रम ट्राइबल सब प्लान एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन आर 1974, 75, 76, 77, 78, 79 या 80, 81। तो रिकॉल करने की कोशिश कीजिए इसको और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पढ़ा हुआ है अगर आपने तो इसका सही उत्तर आपको पता होना चाहिए। 1974, 75 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, जिसको कहते हैं ट्राइबल सब प्लान। ये कब स्टार्ट किया गया? 1974 एंड 1975 के आसपास। चलो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखना कि भाई भील क्षेत्रों में मैदानी भागों में की जाने वाली झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो पहले तो मुझे ये बताओ झूम कृषि क्या होती है? व्हाट इज झूम कल्टीवेशन? इसको स्लैश एंड बर्न, कर्तक दहन कृषि भी कहते हैं। ठीक है, जंगल का एक हिस्सा क्या करते हैं आदिवासी जो जनजाति लोग होते हैं, ठीक है, तो वो जंगल का एक हिस्सा काट के उसको कृषि योग्य बनाते हैं, जला के जब वो राख वहां पे काम करेगी उसका फर्टिलाइजर्स का, फिर उसको कृषि उगाएंगे 4-5 साल, जब तक उत्पादकता अच्छी होगी वहां पे खेती करेंगे, फिर वो आगे वाले जो जंगली पार्ट है उसको काट के वहां खेती करेंगे। तो ये जो स्थानांतरण कृषि होती है इसको कहते हैं झूम कल्टीवेशन। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहां इसको कहते हैं झूम कल्टीवेशन। क्वेश्चन क्या है कि भाई जो भील क्षेत्र होते हैं, जो भील जो अपनी जनजाति है, उनमें मैदानी भागों में, ध्यान देना यहाँ पे, मैदानी भागों में, ठीक है, ना कि पहाड़ी भागों में, मैदानी भागों में की जाने वाली झूम कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन आर चिमाता, दजिया, चेना या मिल्पा। तो इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ, दजिया। फर्क देखना है यहाँ पे, अगर वो मैदानी इलाके में कर रहे हैं झूम कृषि तो उसको कहेंगे दजिया। मान लो अगर उन्होंने पहाड़ी इलाके में की तो उसको कहेंगे अपन चिमाता। ठीक है, पहाड़ी इलाके में जो झूम कल्टीवेशन करेगी भील जनजाति उसको कहेंगे चिमाता। और ये जो आपका मिल्पा है ये मैक्सिको जो कंट्री है
मैक्सिको कहाँ पे है, किसी को पता है? जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, मध्य अमेरिकी देश, ठीक है, लेटिन अमेरिका वाले 7 देश है, पनामा, मैक्सिको, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, उनके आसपास। तो मैक्सिको में झूम कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि को कहते हैं मिल्पा, ठीक है, याद रखना। ऐसे इंडोनेशिया में कहते हैं लदांग, ठीक है, प्लीज आप ये याद रखना, ठीक है। और राजस्थान में कहते हैं वालरा, क्या कहते हैं? वालरा। पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डेक्कन ट्रेप के शैल समूह कहाँ विद्यमान है? जो दक्कन ट्रेप है भाई, उनकी चट्टानें अपने राजस्थान में कहाँ देखने को मिलती है? तो ऑप्शन आर राजसमंद, जयपुर, भरतपुर, करौली, झालावाड़, कोटा या अजमेर, नागौर। मैप देखोगे तो आसानी से बता सकते हो, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका झालावाड़ और कोटा। दक्कन ट्रेप के पास यहाँ पे स्थित है, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट माना जाता है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पशुधन से फिर से, सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन आर बीकानेर, अजमेर, चूरू या बाड़मेर। तो जो आपका बाड़मेर जिला है वहां पे पशुधन की संख्या सबसे ज्यादा है पूरे राजस्थान में, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खनिजों से है, घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? एक पत्थर होता है व्हाइट कलर का जिसको कहते हैं घिया पत्थर, इमारती पत्थर है, अच्छा मूर्ति कला में इनमें भी इनका अच्छा उपयोग होता है। ऑप्शन आर भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ या बांसवाड़ा। तो जो आपका उदयपुर जिला है यहाँ पे आपको ये घिया पत्थर काफी अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि के लिए कौन सी फसल बोई जानी चाहिए? जो नाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है अगर आपने ज्योग्राफी में तो आपको पता होगा इसका आंसर। चावल, मक्का, मटर या बाजरा। तो सबको पता है जो दलहन फसलें होती है, पल्सेस होती है, वो आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो इनमें से जो दलहन फसलें उसके अंतर्गत आती है आपकी मटर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी? मटर। तो अगर आप मटर की खेती करोगे तो उससे मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनल एयरपोर्ट है आपका एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा नाल। तो नाल हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन है अजमेर, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर। तो बीकानेर में एक है नाल जगह, वहां पे है नाल हवाई अड्डा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 2011 में राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट से है, जनगणना से क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ होगा तो याद होगा। 61%, 52.1%, 54.9% या 20.4%। तो राजस्थान की जो 2011 में विमेन लिटरेसी रेट थी वो थी आपकी 52.1%। कितनी थी? 52.1%। ऑप्शन बी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रीको में 4 एग्रो फूड पार्क क्यों विकसित किए? रीको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए और इनको पूछा भाई किए क्यों? ऑप्शन है खाद्य भंडारण की सुविधा में वृद्धि करने के लिए, कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए या फिर कृषि के विनियोग संवर्धन को का कार्य करने के लिए। टू augment the facilities of food storage, to promote export of agricultural commodities, to promote agro based industry या फिर to carry out the work of promotion of investment in agriculture। तो इसका आप सोच के बताओ, आसानी से बता सकते हो, ठीक है। इसका सही उत्तर आपका जो कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है, एग्रीकल्चरल बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए रीको ने एग्रो फूड पार्क स्थापित किए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मरुस्थलीय परिस्थितिकी तंत्र की विशेषता क्या होती है? उच्च दैनिक तापांतर, जो हाई डेली टेम्परेचर या डायरनल जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो, वर्षा की अल्प मात्रा, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन, निम्न वायुमंडलीय आर्द्रता। तो तीनों आपके इसकी खास बात होती है। वहां पे दैनिक तापांतर भी ज्यादा देखने को मिलता है, दिन में तापमान बहुत ज्यादा होगा और रात में तापमान बहुत ज्यादा कम होगा। फिर वर्षा कम होती है। तीसरा, वायुमंडल में आर्द्रता भी कम होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के पेपर का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है 1965, 1970, 1979 या 1975। तो ये जो आपका ये योजना थी प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम, ये शुरू किया गया आपका 1979 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।
पहल एकेडमी को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसको प्लीज अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी हेल्प मिलेगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।